HIDC वाले होंगे। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, बहुत बार केस स्टडी आती है इससे। एक्स ने वाई के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया। एक्स ने ए को डिलीवर किया है। सारे लोग HIDC होंगे जब तक मैं कुछ नहीं कहूंगा। ए से बी को गया, लेकिन यहाँ फ्रॉड इन्वॉल्व है। क्वेश्चन आपको बताएगा ए से बी की तरफ फ्रॉड इन्वॉल्व है, यानी कि बी ने धोखाधड़ी करके ए से प्राप्त किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिसऑन हो जाए, बी के राइट बताओ, लॉजिकली बी के तो कुछ राइट होंगे नहीं, किसी से भी रिकवर नहीं कर सकता। बी ने सी को दे दिया, सी को बी के फ्रॉड का मालूम था। दो केस हो रखते हैं कि इग्नोरेंस है, नहीं मालूम, इनोसेंट है। हर एक है उसे मालूम है बी का फ्रॉड का। अगर सी को बी के फ्रॉड का मालूम है तो सी HIDC नहीं है, सी HIDC नहीं होगा। HIDC के लिए गुड फेथ वगैरह होना जरूरी है ना। कंसिडरेशन तो है, चलिए कि सी ने बी को कंसिडरेशन दिया था पूरा मैच्योरिटी से पहले भी है, लेकिन अगर सी को मालूम है बी के फ्रॉड का तो तब तो HIDC नहीं होगा। और आपसे पूछा जाए कि क्या सी रिकवर कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन अगर सी HIDC हो जाता है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, तो हम एक रूल क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफरी गेट द बेटर टाइटल देन ऑफ द ट्रांसफर। आल्दो इस क्वेश्चन में, इसके स्टडी में ट्रांसफर के राइट अच्छे नहीं है, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक अलग से फीचर देता है कि ट्रांसफर के राइट हो या ना हो, लेकिन ट्रांसफरी के राइट बेटर ही होंगे। तो यहाँ पर HIDC होने के बाद तो सी के पास राइट बेहतर आ जाएंगे। वाई या ए सी के खिलाफ ये दलील नहीं दे सकते, ये ओपिनियन नहीं दे सकते कि मेरे साथ धोखा हुआ है, सी के खिलाफ नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात है। सी ने डी को दिया, डी बी के फ्रॉड को जानता था, डी जो है बी के फ्रॉड को जानता था, बी के फ्रॉड को। ए के साथ तो खुद धोखा हुआ है ना। मुझे धीरे कर पता लग रहा है। डी को इस बात का बताया कि बी ने धोखा किया था और ये बिल ऑफ एक्सचेंज वहीं से आया। तो डी देखा जाए अपने आप में HIDC तो नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है फ्रॉड का। तो अगर हम एक सेकंड को ये सेक्शन ना पढ़े और आपसे पूछा जाए डी के राइट क्या होंगे, तो जब HIDC नहीं है तो इसके भी राइट नहीं होंगे आराम से। ठीक है। सेक्शन 53 एक प्रिविलेज देता है। सेक्शन 53 क्या कहता है, ए होल्डर हु ड्राइव द टाइटल। ए होल्डर, ये खाली होल्डर है। सेक्शन 53 की वजह से आएगा जो कुछ आएगा। ए होल्डर हु ड्राइव द टाइटल फ्रॉम द HIDC। एक ऐसा होल्डर जो HIDC से अपने राइट ड्राइव करेगा, हैज द सेम राइट एज दैट ऑफ द HIDC। तो उसके बाद वही राइट होंगे जो HIDC के होंगे। यानी कि आपसे पूछा जाए कि डी के राइट बताइए, तो आपको सेक्शन 53 मालूम होना चाहिए। सेक्शन 53 की वजह से जो राइट सी के हैं वही राइट डी के होंगे। इन्हें मालूम भी था फ्रॉड का, ये HIDC खुद नहीं है, इन्हें मालूम था फ्रॉड का, लेकिन तब भी गवर्नमेंट ने प्रिविलेज दे रखा है कि HIDC से जो भी लेगा उसके बाद वही राइट्स होंगे जो HIDC के पास है। यानी डी के पास वही राइट्स हैं आपके जो HIDC के सी के पास है। याद रखने के पर्पज से एक वैसी बता रहा हूं मैं आपको। जैसे एक कहावत होती है हिंदू धर्म में कि गंगा नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, जितने ही पाप करो तो एक बार गंगा नहाए आओ तो सारे पाप धुल जाते हैं। तो HIDC वही पाप धोने का काम करता है यहाँ पे। यानी कि जितने भी बाकी गलतियां होंगी, एक बार आप HIDC के हाथ से गुजार दो इधर, तो सारे पुराने पाप धुल जाएंगे। जो पुरानी चीजें हैं वो आगे इफेक्ट नहीं करेंगे, बशर्ते कि एक बार HIDC के हाथ से ही चला जाए। एक बार HIDC के हाथ से ही चला जाए तो वो सब खत्म है। तो उससे पहले कमी थी, बी के राइट में कमी थी, गुड टाइटल नहीं था, लेकिन HIDC बीच में आ गया तो आगे हमेशा क्या ट्रांसफर होगा आपका, गुड टाइटल ही ट्रांसफर होगा। सेक्शन 53 ये कहता है। कोई डाउट इसमें? क्या सब पे कर सकता है सी, तो सारी प्रॉपर्टी। और डी भी कर सकता है, क्योंकि इसने अपना जो राइट है वो सीधे प्राप्त किया। डी को
अगर ये कह रहे हैं डी को गिफ्ट में मिला तो क्या होगा? आप में से ज्यादा समझदार हो, सी पे मुकदमा नहीं होने का, बाकी सब पे हो जाएगा। तो आप कुछ भी लगाते रहिए, अब तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन बिटवीन मुकदमा नहीं होगा। सेक्शन 43 इन बिटवीन मना करता है, ये थोड़ी कहता है उससे प्रायर पार्टी पे नहीं होगा। क्या? अरे होल्डर तो है, मैं मना नहीं कर रहा है कि डी होल्डर नहीं है। ये सेक्शन 53 कह रहा है राइट के मामले में वही है जो एचआईडीसी के पास है। जो सी के राइट्स हैं वही डी के राइट्स रहेंगे, और क्या? क्लियर है? देख कई बार क्या होता है कि लोग जो है आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। मतलब एक लॉ में कुछ लिखा हुआ है, एक सेक्शन में कुछ लिखा हुआ है, दूसरे सेक्शन में उसकी काट आ जाएगी। कई बार आपस में ओवरलैपिंग होती है, फिर ये देखा जाता है कि किसकी बात ज्यादा मानी जाए। हमारे संविधान में संविधान से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। जैसे जैसे करके आप लो पढ़ोगे तो आपको इंटरप्रिटेशन खुद ब खुद भी आएंगे कि कोई चीज कहीं लिखी हुई है, कोई चीज कहीं लिखी हुई है। तो आप किस तरह इंटरप्रेट करो, किसकी बात माननी है। जो हमारा संविधान है उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। और अगर कोई भी लो कहीं भी लिखा हुआ है आपका, और वो संविधान के किसी भी कॉन्सेप्ट को तोड़ता है, तो लो में लिखे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो लो बेकार हो जाता है, बशर्ते आपको संविधान की नॉलेज हो। जब केस चलता है प्रैक्टिकली आपको, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आप केस कर दो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सेक्शन 53 कुछ कहता है, क्लियर है? दोनों वकीलों को सेक्शन 53 पता है बस, ठीक है? तो जो भी कहेगा वो पता लग जाएगा। लेकिन हो सकता है कि संविधान में इस चीज की कोई काट लिखी हुई हो, किसी आदमी को संविधान का भी पता है, तो जुडिशियल के सामने वो संविधान को बताएगा कि संविधान में सेक्शन में इस क्लोज में इस पेज नंबर पे लिखा हुआ है, पढ़िए होते। तो जुडिशरी को भी संविधान पढ़ने के बाद जजमेंट देना होता है। ऐसा नहीं है कि केवल यहीं से जजमेंट आएगा आपका। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि लो कुछ भी है, लिखने दीजिए, बनाने दीजिए। लेकिन अगर एक आदमी की खुद की गलती है, एक आदमी का खुद गलती पर है, तो वो किसी भी तरह के लो का फायदा नहीं उठा सकता। एक आदमी की अगर खुद की गलती हो जाए तो वो किसी भी तरह के बनाए गए लो का फायदा नहीं उठा सकता। क्या मतलब है? बी ने फ्रॉड किया, बी चाह के भी रिकवर नहीं कर सकता। बी ने सी को दिया एचआईडीसी है, सी रिकवर कर जाएगा। डी को पता है फ्रॉड है, लेकिन तब भी ले लिया इसने, तो सेक्शन 53 कह देता है कि वो एचआईडीसी के हाथ से गुजर जाए तो सारे पुराने पाप भूल जाते हैं। लेकिन अगर डी की जगह खुद भी आ जाए यहाँ पर नेगोशिएशन